सभी आ गए ना बेटा? यस सर। यस सर। चलो, वेलकम बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी, आप लोग एक काम करिएगा, अपनी तरफ से आप म्यूट हो जाइएगा, ठीक है? जी ओके सर। और यस सर। जब मैं किसी क्वेश्चन के लिए पूछूंगा आपसे, तो जिसको क्वेश्चन पूछना है वो अनम्यूट होकर मुझसे कुछ बात कर सकता है। ओके सर। ओके सर। एकेडमिक ईयर 2020-21 कोविड-19 के भेंट चढ़ चुका है, जिसमें वर्चुअल क्लासेस ही अभी पॉसिबल हो पा रही हैं। और थर्ड सेमेस्टर में मुझे आपको इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ाना है। पढ़ाना क्या है, आपसे उसके बारे में बातचीत करनी है। जब वर्ड हिस्ट्री का इस्तेमाल होता है तो आपके दिमाग में क्या समझ में आता है? हिस्ट्री अतीत में घटने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। इतिहास, इतिहास अतीत में घटने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। इतिहास किसी चीज का भी हो सकता है, वनस्पतियों का इतिहास, जीव जंतुओं का इतिहास, समुद्र का इतिहास, अंतरिक्ष का इतिहास, और इसी तरह इसी क्रम में मानव सभ्यता का इतिहास या मानव विकास के क्रम का इतिहास। जब से लिखित जानकारी प्राप्त हुई उसे हम इतिहास के अंदर, या इतिहासकार ने उसे इतिहास के अंदर रखा है। और जिन चीजों का अध्ययन वहां उस समय के प्राप्त वस्तुओं के कार्बन डेटा के या अन्य किसी माध्यम से उनके आयु का पता लगाकर किया जाता है, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही बात? हाँ सर। अब बजाय सब्जेक्ट में और डेप्थ में जाने, हम आप लोगों से आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट में रहेंगे और जो करंट सिनारियो है उसके बारे में बात करेंगे। कोविड-19 या कोरोना वायरस के जनक के रूप में विश्व चीन को दोषी मानता है। एक तरह से यह सत्य भी है। अगर वैज्ञानिक या चीन ये कह रहा है कि वो उसने इसको लैब में तैयार नहीं किया है, और एक पल के लिए हम उसकी ये बात मान भी लेते हैं, लेकिन फैलाव चीन से ही हुआ है। और चीन को इस बात का एहसास था, ये बात उसे मालूम थी कि ये डिजीज या ये वायरस किस तरह से इंसान से इंसान में फैल रहा है, संक्रमण कैसे होता है इसका, और व्यापक रूप से ये किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है समस्त विश्व को। चीन ने इस वायरस के थ्रू विश्व की राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया। आप ध्यान से अगर आज से 5 साल या 2 साल पहले की घटना के या इसके पैंडेमिक शुरू होने के पहले की बात के बारे में देखें तो अमेरिका एक छत्र महाशक्ति के रूप में विराजमान था। लेकिन इस पैंडेमिक के आने से या होने से और इस पैंडेमिक में लॉकडाउन की प्रक्रिया के कारण बहुत से विकासशील देश, विकसित देश और अर्ध विकसित देश, जिन्होंने इस महामारी से बचने के लिए उपाय के रूप में लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अपने उद्योग धंधों को बंद किया था, वो आर्थिक रूप से
बहुत पिछड़ गए। आज का जो युद्ध है वह आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ा जाता है। जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जितनी ही अधिक सुदृढ़ होगी वह युद्ध को उतना ही लंबा खींच सकता है। ऐसे में चीन ने बड़ी ताकतों की अर्थव्यवस्था में सेंध लगाई, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पावर को प्रभावित किया। इन सब के साथ साथ उसने विश्व को एक संकेत यह भी दिया कि अगर कोरोना या कोरोना जैसा कोई वायरस लैब में डेवलप कर दिया जाए और उसे बायोलॉजिकल वारफेयर में इस्तेमाल किया जाए तो वह एटॉमिक वेपन से भी अधिक विध्वंसकारी साबित होगा। चीन इन दिनों हमारा उसके साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं है। आपको ध्यान होगा गलवान घाटी में चीन ने भारतीय जवानों के साथ एक मुठभेड़ की थी जिसमें कुछ भारतीय जवान हमारे शहीद हुए थे। प्रतिक्रिया स्वरूप चीन के भी काफी जवान मारे गए। प्रश्न ये उठता है कि ये तनाव क्यों? तो आप लोग थोड़ा सा विश्व मानचित्र पर नजर डालो, ध्यान दो, तो आप पाओगे कि अक्साई चीन तो 62 में चीन के पास चला गया था, जो कि लद्दाख का हिस्सा है, जिसके लिए भारतीय संसद कटिबद्ध है कि वो भारत का हिस्सा है, भारत में आना चाहिए। पीओके के लिए भी भारतीय संसद ने कहा है कि ये भारत का हिस्सा है, भारत में आना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब कश्मीर से 370 को समाप्त किया गया, धारा 370 और 35A को हटाया गया, तो चीन को यह संकेत मिल गया कि भारतीय राजनीतिक नेतृत्व इस मुद्दे को लेकर के बहुत ही गंभीर है और अवसर मिलते ही वह पीओके को भारत में मिलाना चाहेगी या मिलाने की कोशिश करेगी। तो बात यह उठती है कि अगर पीओके को मिला ले रही भारत सरकार तो चीन का क्या नुकसान है? चीन में इतनी खलबली क्यों मची हुई है? दिक्कत यह है कि चीन ने पीओके के थ्रू ग्वादर बंदरगाह तक जाने के लिए सीपेक का निर्माण कर रहा है और जिसपे उसने अरबों डॉलर खर्च कर रखे हैं। अब अगर भारत डीबीओ, दौलत बेग ओल्डी, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और चीन के लिए उतना ही घातक है, क्योंकि अक्साई चीन उसके पूरे क्षेत्र में आ जाता है, मारक क्षेत्र में आता है और वहां से पीओके की भी निगरानी की जा सकती है। जब लीपू लेक का मार्ग बनने लगा उस समय चीन घबराया। मैंने अभी आपको बताया कि जब भारत ने DSDBO, दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, इस सड़क का निर्माण करना शुरू किया
तो इसका एक बाईपास गलवान की तरफ जाता था, गलवान घाटी की तरफ। वास्तव में चीन को दिक्कत उस बाईपास से थी, उस सड़क से थी, क्योंकि उस सड़क के बन जाने से गलवान घाटी में हमारी पहुंच बहुत इजी हो जाती और हम अपने वार वेपन्स को वहां पर आसानी से, इक्विपमेंट्स को आसानी से ले जा सकते। इसलिए उसने भारत के साथ इस तरह की इंगेजमेंट किया कि भारत मजबूर हो गया लद्दाख से लेकर सिक्किम तक पूरे बॉर्डर को कवर करने के लिए और उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट को मेंटेन करने के लिए। ये सब बातें जो कल घटना में घटी हैं वो भी इतिहास का हिस्सा है, वो भी हिस्ट्री है। और इतिहास वर्तमान को और भविष्य को दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए हम इतिहास का अध्ययन किए बगैर भविष्य की कोई भी रूपरेखा या योजना का निर्माण नहीं कर सकते। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इस बात समझ में आ रही तुम लोगों को? अब क्लियर है सर। कल्पना करो उस स्थिति की जब सृष्टि में मानव का आगमन हुआ होगा। मनुष्य जब यहां पैदा हुआ तो एक फैक्ट ये भी है कि ये आबादी किसी एक जगह नहीं पैदा हुई। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह पर मानव सभ्यता का विकास हुआ। शुरुआती दौर में इनके पास या इनकी बौद्धिक क्षमता इतनी अच्छी नहीं थी। इन्होंने जैसे तैसे खाना पीना और इस क्रम में आगे बढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद सिंधु घाटी, इनको पत्थरों के इन्होंने वेपन बनाए। फिर धातुओं का इस्तेमाल किया। धातु कहाँ से आई? धातु आग से आई थी। ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो खाली आपको एक हल्का सा इंट्रो दे रहा हूं मैं। तो जंगलों में आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा ना? मेरे ख्याल से आप सभी ने कभी डिस्कवरी चैनल देखा जरूर होगा। उसमें देखो लकड़ियों को रगड़ करके भी आग पैदा की जाती है। तो हो सकता है उस समय कोई ऐसी परिस्थिति आई हो जब भयंकर सूखा पड़ा हो, जंगल सूख गया हो, पत्तियां काफी गिरी हुई हो और आंधी आई हो, पेड़ों में रगड़ाहट हुई हो और कोई चिंगारी उन पत्तियों में लग गई हो, जिससे कि पूरे के पूरे जंगल में आग की स्थिति आ गई हो। जब ये स्थिति आई होगी तो जो ये लोग खाते पीते थे, कंदमूल, फल, जानवर, ये सब मर गए होंगे। और फिर इनको मजबूरी में वो भुने हुए जीव जंतुओं को या अनाज को खाना पड़ा होगा या फलों को खाना पड़ा होगा। जब इनको ये एहसास हुआ कि पकने के उपरांत ये पहले की तुलना में और भी स्वादिष्ट है, तब उन्होंने आग का इस्तेमाल खाना पकाने में शुरू किया होगा। भोजन पकाने में, भोजन के रूप में मांस भी ले सकते हो आप। अच्छा, इस आग का जो सबसे बड़ा लाभ इस युग को मिला वो मेटल युग या धातु युग के रूप में था। जहां पर ये लोग रहते थे जंगलों में, बड़े बड़े पत्थरों में जो धातुओं के रूप में लोहा, तांबा, कांसा, ये सब जो रहता था, इन आग लगने के कारण वो पिघल कर बाहर आ गए। और इन्होंने ये महसूस किया कि ये जो धातुएं हैं ये पत्थरों की तुलना में अधिक मजबूत हैं, हल्की हैं। तो उन्होंने इन धातुओं का इस्तेमाल अस्त्र शस्त्र के रूप में और कृषि के
कृषि कार्य के लिए भी इसका काम प्रयोग में लिया इसको। देखो, जब ये शुरू शुरू में आए होंगे तो इन्होंने देखा होगा लोगों से क्या, जानवरों से सीखा होगा, कंद मूल फल खाया होगा। फिर इन्होंने देखा होगा जब इनकी आबादी बढ़ी होगी, फलों की संख्या कम पड़ गई होगी, तो फिर उन्होंने जानवरों से सीख ली होगी। जानवर अपने लंबे नाखूनों से और दांतों से शिकार करते थे, तो इन्होंने उस समय के जो पत्थर उत्तर थे उसको अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया होगा। लेकिन शिकार एक आदमी के बस की चीज नहीं होती थी। किसी भी जानवर का पीछा करते थे ये, तो उसके पीछे अकेले दौड़ने पर शिकार ये नहीं कर सकते थे। अतः इनकी मजबूरी थी कि ये टोलियों में रहें, टोलियों में रह करके शिकार आसान हो जाता था, इनकी सुरक्षा भी बनी रहती थी और सबके भरण पोषण की व्यवस्था भी हो जाती थी। लेकिन जब उत्तर पाषाण काल आया और इनको कृषि का ज्ञान हुआ, तो इन्होंने एक जगह बसावट कर ली अपनी। जब बसावट की तो उस जगह पर या उस जगह के में कुछ चीजों का होना विशेष रूप से जरूरी समझा गया। जैसे उस क्षेत्र में पानी की फैसिलिटी है या नहीं है, नदियां हैं या नहीं है, नदियों के पास की जमीन उपजाऊ होती है, तो कृषि कार्य ये यहां पर कर सकते थे आसानी से। जानवरों को पालने के लिए भी यहां पर उपयुक्त व्यवस्था थी। धीरे धीरे जब ये एक जगह रहने लगे तो इन्होंने रहने के लिए मकान या अपनी व्यवस्था की होगी, और कुछ लोगों के का एक झुंड जो एक जगह रहने लगा उसे फिर गांव की संज्ञा दे दी गई होगी। बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता आई, और सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद कुछ विद्वान ये मानते हैं, ध्यान रखना, कि वैदिक कालीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आई है, और कुछ सिंधु घाटी की सभ्यता को वैदिक काल के बाद मानते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वान वैदिक कालीन सभ्यता के पहले के काल को सिंधु घाटी की सभ्यता का काल मानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आप जानते होंगे कि यह उस समय की एक सबसे अधिक विकसित ग्रामीण व्यवस्था या शहरी प्रणाली थी, जहां पर एक नियोजित ढंग से गांव बसाया गया था। पानी की निष्कासन के लिए नालियों की व्यवस्था थी। उस समय की जो पॉटरी मिलती है उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय लोग बर्तनों का भी इस्तेमाल करते थे। बर्तन मिट्टी के भी हो सकते थे, कांसे, तांबे या लोहे के भी हो सकते थे। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? नहीं सर। वैदिक काल के जस्ट बाद महाकाव्य काल आता है। महाकाव्य काल का इतिहास या महाकाव्य में दो प्रमुख ग्रंथों को रखा गया है, रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। इन दोनों कालों को लिखने का समय या इन दोनों काव्यों को लिखने का समय अलग अलग था, लेकिन इन दोनों महाकाव्यों में उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक व्यवस्था का संपूर्ण विवरण मिलता है। और दोनों ग्रंथों में युद्ध के तरीके,
अस्त्र शस्त्र, राजनीतिक व्यवस्था लगभग एक जैसी थी। इसीलिए इनको महाकाव्य काल के रूप में एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। फिर आएगा मौर्य काल, हर्ष, गुप्त, फिर राजपूत। तो इस तरह से आपका सैन्य ये मिलिट्री हिस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और मेरे ख्याल से आपके यहाँ शायद पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तक है, पानीपत और खानवा है, लास्ट ये है शायद। देख लो अगर सिलेबस हो तुम्हारे पास तो। ठीक है, तो हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे ठीक है। ये खानवा और मुगल मिलिट्री सिस्टम लास्ट है। तो जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, हम उन टॉपिक्स को लेके चलेंगे, क्योंकि ये वर्चुअल क्लासेस कब तक हैं मैं खुद नहीं जानता हूं। आपका कोर्स खत्म करने की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत मैं जरूर लूंगा। उम्मीद करूंगा कि कुछ दिन आपसे कॉलेज में भी मुलाकात हो। हालांकि आज सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख से एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। एग्जामिनेशन एक बार शुरू हो गया तो सितंबर नहीं तो अक्टूबर में आपसे मुलाकात होगी ही। तो अब इतिहास क्या है? घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। इतिहास के पहले की घटनाएं जो उस समय के अवशेषों को कार्बन डेटिंग के हिसाब से या अन्य माध्यमों से जिनके बारे में जाना जाता है, जिनका विश्लेषण किया जाता है, वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाती है, बिफोर हिस्ट्री। अब उसमें उसका एरा जो है 10 लाख साल से करीब 20-25 हजार साल पुराना माना गया है। अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, पाषाण काल और धातु काल। पाषाण काल को भी 2 हिस्से में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, नूतन पाषाण काल, और फिर धातु युग। तो हम इन सबको हल्का फुल्का कल डिस्कस करते हुए आपके साथ कल डिस्कस करेंगे वैदिक कालीन मिलिट्री सिस्टम। अब थोड़ा सा आप लोग, अगर आपके पास कोई सोर्स है स्टडी का, तो वैदिक पीरियड के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना। वैदिक पीरियड को लेकर के अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बात कही है, जो हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े रहोगे तो आपको समझने में अच्छा लगेगा और हमें आपसे डिस्कस करने में भी अच्छा लगेगा। अब ये बताओ कि जितने लोग हैं अवेलेबल तुम्हारे साथ, उनसे कहो कि अपने आप को अनम्यूट करें, खोल लें, और अगर कुछ पूछना है मुझसे तो मुझसे बात करें। अखिलेश? यस सर। पूछ लो लोगों से, या करो, सबसे कहो कि वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं इस समय। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। पहले सबके चेहरे दिखाओ मुझे जरा। गोल्डी कैमरा। वो तो आपको खुद देखने पड़ेंगे। सालू? यस सर। वरुण? यस सर। बस खाली 2 ही लोग? नहीं सर, नहीं सर, एक और बार भी और सर शायद- इधर हम भी हैं, हम भी उधर। सर और स्लाइड अखिलेश? करिए और आएंगे। हाँ हाँ, दिख गए। साक्षी? यस ठीक। बेटा आप लोग को कुछ पूछना है मुझसे? सर अभी तो कोई क्वेरी नहीं है मेरी तो। मैं अभी तो कोई नहीं है। अभी कोई देखो, क्वेरी नहीं है। मैं इसी वर्चुअल क्लासेस को क्लासरूम स्टडी के रूप में लेके चलना चाह रहा हूँ। मैं आपको Okay, sir. बताऊं, आप Okay, sir. सुनो, आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछो।
तो थोड़ा सा फायदा भी होगा, नहीं तो मैं बोलता जाऊं, आप खाली सुनते रहो, कान से निकालते रहो, कोई मतलब नहीं है। ठीक सर है, ऐसा नहीं होगा। Yes, यस सर। ऐसा नहीं होगा ना, Yes, हमको sir. भी ये लगता है Agree. ऐसा होना नहीं चाहिए। जी सर। कल आप लोग कितने बजे मिल सकते हो सुबह? सर सर जो आप बोले, जो आपका टाइम सुटेबल है 8:30, जो सर आपका टाइमिंग हो, हम लोग सब अवेलेबल हो जाएंगे। 8:30। 8:30, 8:45। ओके ओके सर। ठीक है, 8:45 Yes, पर sir. हम आपसे मिलेंगे। ओके ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। और ओके थोड़ा पढ़ोगे या पढ़े रहोगे तो हमसे पूछ भी पाओगे। आज तो तुम लोगों ने कुछ Yes, sir. देखा ही नहीं होगा, है ना? बिल्कुल सर, कोई नहीं, नहीं, रिकॉर्डिंग है देखो, तो वो ले लिए। जो हाँ। तुम्हारा चैप्टराइजेशन है ना फर्स्ट, वो मिलिट्री हिस्ट्री को लेकर के है, शुरू से कर दिया है इन्होंने। तो वैदिक काल तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है हम तुम्हारे साथ प्राग ऐतिहासिक पीरियड को भी डिस्कस करें, ठीक है सर। उस समय के बारे में बताएं आपको, जब मनुष्य पृथ्वी पर आया था। अरे उसको भी ले लो। हाँ, जब मनुष्य पृथ्वी पर आया था और लिखने पढ़ने की या कोई ऐसी क्षमता डेवलप नहीं थी, यस सर। समझ रहे हो? उस समय Yes, sir. उसका विकास कैसे हुआ, और धीरे धीरे जब उसने पत्थरों के माध्यम से अपने अस्त्र शस्त्र बनाए। एक चीज तुम लोगों ने पूरी रामायण तो सुनी, लेकिन एक चीज ना सोचा ना पूछा मुझसे। मैंने तुमसे कहा था ना अभी कि मनुष्य एक ही जगह नहीं पैदा हुआ होगा, कई जगह हुए होंगे, कहा था। यस सर। सर और इसी में मैंने तुमसे ये भी कहा था, जब शिकार करने के लिए एक आदमी के बस का शिकार नहीं होता था तो वो 4-5 लोग मिलके एक टोली बनाते रहे होंगे और Yes, sir. शिकार का पीछा करते रहे होंगे। जी सर। क्या तुमने ये कभी सोचा कि शिकार का पीछा करते करते शिकार तुमका वेट करेगा नहीं, वो तो भागेगा, यस सर। और ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मान लो एक जगह से निकल करके वो ऐसी जगह चला गया जहां दूसरे कबीले के लोग या दूसरी टोलियां रह रही हैं, तो वो टोली वाले तो यही कहेंगे कि ये शिकार मेरा है, और ये कहेंगे कि मेरा है। तो ध्यान रखना बेटा, विश्व का पहला युद्ध भोजन के लिए लड़ा गया था, और उस समय के अस्त्र शस्त्र क्या थे? पत्थर रहे होंगे, डंडे रहे होंगे। और पत्थर डंडे कैसे समझ में आए? हाँ बोलो सर हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, उसके बाद ये अपने बाइंड कर दो, कल बात Yes, sir. करेंगे। ठीक है ठीक? सर। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। अब आप लोग थोड़ा स्टडी Okay. कर लेना, बाकी Thank you, sir. हाँ, ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम Thank you. वेलकम।